तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ए फॉर अर्जुन क्लासेस में। तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करेंगे और एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका बहुत दिन से वेट भी कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि हमको हिंदी पढ़नी है। तो आज से हम हिंदी की एक प्लेलिस्ट शुरू करेंगे और हिंदी का पहला टॉपिक जो हिंदी का सबसे बेस होगा जीरो लेवल से, वहाँ से शुरू करेंगे। आपने इससे पहले हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ी है नहीं पढ़ी है, यह इसके लिए मैटर नहीं करता। आपको हिंदी सबसे बेहतरीन तरीके से सिखाई जाएगी और सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। आप एक बार इस 30 या 45 मिनट के लेक्चर को देखिएगा। जो भी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूंगा उन चीज़ों को नोट करिएगा और 5 से 10 मिनट घर पे रिवाइज करिएगा। आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। खासकर अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बिना हिंदी व्याकरण के नौकरी लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिंदी बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी हिंदी है। नॉर्मली तो 20 नंबर की हिंदी आती है, बट अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा एसआई के फॉर्म आ रखे थे राजस्व निरीक्षक के। उसका एक सिलेबस भी आयोग ने जारी किया है जिसमें हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, क्योंकि 100 मार्क्स की हिंदी है। तो फिलहाल उसी पेपर को मद्देनजर रखते हुए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसमें सिलेबस के आगे लिख भी रखा कि किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। तो होपफुली आप बात समझ गए होंगे। अगर आपको हिंदी सीखनी है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसी हिंदी कभी आपने पढ़ी नहीं होगी। तो प्लीज़ आज से एक हिंदी की प्लेलिस्ट शुरू करते हैं और हिंदी के नोट्स बनाना आप शुरू करिएगा और देखिएगा चेंजेस। आप खुद ऐसी चीज़ें सुनोगे, सीखोगे जो इससे पहले आपने नहीं सीखी, समझी होगी। तो हिंदी अगर शुरू करेंगे, हिंदी ग्रामर अगर हम शुरू करेंगे तो हिंदी ग्रामर शुरू करने से पहले एक चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी, वर्णमाला। सबसे बेसिक क्या है, सबसे मूल रूप से क्या है, तो वर्णमाला है। तो वर्णमाला के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई होती ध्वनि। और इसी ध्वनि को मैं आगे बोलूं तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, अगर आप ध्वनि को लिखोगे तो पहला पॉइंट यही है, ध्वनि का लिखित रूप। तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है तो ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं वर्ण। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि भी होती है और भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण भी होता है। ध्वनि और वर्ण दोनों एक जैसे हैं। अगर आप बोलेंगे भाषा की लघुत्तम इकाई मौखिक रूप से, ऑरल, तो ऑरल रूप से क्या होगा, ध्वनि, साउंड। और लिखित रूप से बोलेगा, अगर आपको लिखना पड़ेगा तो लिखित रूप से क्या हो जाएगा आपका वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि या वर्ण। आपको जो बोलना आप बोल सकते हैं। वर्ण कब आएगा आपका आंसर, जब वो लिखित रूप बोलेगा, और ध्वनि कब आएगा आपका आंसर, जब वो आपको मौखिक रूप बोलेगा। ध्वनि और वर्ण क्या, दोनों के दोनों एक जैसे ही है। उसके बाद अगला पॉइंट यही हो जाएगा आपका कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये वाला पॉइंट उत्तराखंड के पेपरों में पूछा भी गया है और बहुत बेसिक सा पॉइंट है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यह गलत होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण आपने लिखे, एक ग्रुप बना रखा है, और आपने उल्टे सुल्टे लिखे तो वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगर आपने लाइन वारी से लिखा है तो ही वर्णमाला है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो वर्णों के बारे में क्या सीखा हमने, वर्णों के बारे में हमने सीखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि और वर्ण एक जैसे हो गया, लिखित रूप वर्ण, मौखिक रूप ध्वनि। और इनके ही व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित ग्रुप को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हम आगे चलें तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। वर्णमाला को बेसिक से 2 भागों में बांटा जाता है, और एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अगर आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ गए वर्णमाला कहते हैं किससे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, वो आपको समझा दिया गया है। तो वर्णमाला के कितने रूप होते हैं, वर्णमाला के 2 रूप होते हैं। एक टाइप होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। इन दोनों से मिलकर वर्णमाला बनती है। अब मुद्दा ये, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन को अगर हम देखेंगे तो स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर का पहला पॉइंट है, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और जबकि जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों की मदद से लिखे जाते हैं, स्वरों की मदद से लिखे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपका ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है मेरा, आपको स्वर लिखना है तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर बिना किसी की हेल्प के लिखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आ और ई, ये 2 स्वर है।
आ लिखने के लिए मुझे किसी थर्ड चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी सेकंड चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने आ सिंपल से लिख दिया, ई सिंपल से लिख दिया। जबकि मैं व्यंजन लिखूंगा जैसे का, तो का लिखने के लिए अगर इसको जूम इन किया जाए तो ये होगा का प्लस आ, और आ क्या होता है? स्वर होता है। तो क्या व्यंजनों को आप बिना स्वर के लिख सकते? नहीं। ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा जब मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा। फिलहाल हमने बोला वर्णमाला में दो चीज़ें तो स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर बिना किसी की सहायता के लिखे जा सकते हैं। स्वरों को लिखने के लिए क्या किसी की हेल्प की जरूरत है? नहीं है। बट व्यंजन लिखने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। अब व्यंजन लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? व्यंजन लिखने के लिए देखिएगा आप, स्वरों की जरूरत पड़ती है। व्यंजन बिना स्वर के लिखा जा सकता है? नहीं, नेवर। तो इसीलिए तैयार परिभाषा है, व्यंजन स्वरों की मदद से लिखे जा सकते हैं, और जब हम व्यंजन को पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हमारा टॉपिक होगा स्वर, और स्वरों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्वर कहते किसे हैं? स्वर उनको कहा जाता है जो बिना किसी की मदद के लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे वाली क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो स्वर मैंने ये लिखे आपके पास, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये क्या है? स्वर है। इनको लिखने के लिए किसी और की चीज की जरूरत पड़ी? नहीं। तो इनको समझने की कोशिश करते क्या और क्या। अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 11, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। और आपके पास सेम पॉइंट आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो कुल स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी, देन योर आंसर विल बी 13। तो 11 में जो ये दो जुड़ गए हैं, +2 हो गए हैं, ये कौन से +2 हुए हैं? एक हुआ है अंग और एक हुआ है आह। और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है अयोगवाह। तो अगर कुल स्वरों की संख्या बोलेगा तो कुल स्वरों की संख्या होती 13, और नॉर्मल स्वरों की संख्या बोलेगा तो नॉर्मल स्वरों की संख्या होती 11। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में मात्राएं कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 10। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बड़े आ की मात्रा होती ये, छोटे ई की मात्रा होती है ये, बड़े ई की मात्रा ये, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ की मात्रा होता है 1, और औ की मात्रा होती 2। तो आप देखोगे जो ये वाला आ है, आ के पास कोई मात्रा नहीं होती है। तो टोटल 11 थे, और 11 में से जो पहला स्वर है छोटा वाला आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो क्वेश्चन आएगा हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। कुल स्वर कितने हैं? 13। अब मात्राएं कितनी है? तो 10। कौन सी वाली मात्रा नहीं गिनी जाती? आ वाली, क्योंकि छोटे वाले आ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, जबकि हर किसी की एक मात्रा होती है, अगर आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा तो स्वरों के बारे में एक बेसिक से पॉइंट ये भी आते हैं। इसके अलावा हमारा जो पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा स्वरों के बिहाफ पे, जहां से इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन बनते हैं, वो है स्वरों के प्रकार। स्वर तो हम समझ गए कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन्हें कहते हैं जिन्हें लिखने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतंत्र रूप से लिखे जा सकते। फिर हमने पढ़ लिया स्वर कितने हैं, बट अब हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्वर। स्वर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, और आज सारे प्रकार आपकी क्लियर भी हो जाएगा। और कोशिश यही रहेगी कि स्वरों के बारे में हर एक फैक्ट, हर एक पॉइंट में आपको सिखा पाऊं, समझा पाऊं। तो पहले प्रकार से स्वरों को बांट रखा है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये कहने की, ये पढ़ने की कोशिश हम करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार है। कौन से आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। और स्वरों के कौन कौन से 2 प्रकार है? पहला प्रकार है, और पहले प्रकार के स्वरों को कहते हैं मूल स्वर। और दूसरा आधार कौन है? दूसरे प्रकार के स्वरों को कहा जाता है संधि स्वर। और संधि स्वरों को ही व्युत्पन्न स्वर के नाम से जाना जाता है, व्युत्पन्न स्वर। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा संधि स्वर और व्युत्पन्न स्वर, तो आप ये ना बोलिएगा कि हमने नहीं पढ़ा है भाई। तो स्वरों का हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? मूल स्वर, संधि स्वर। भाई याद क्यों करना है? मूल मतलब रूट, बीज, जड़, मेन, बेसमेंट। तो जो बेस होगा, जड़ होगा, मेन होगा, रूट होगा, मूल होगा, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। और संधि स्वर किन्हें कहेंगे?
जिन स्वरों के निर्माण में संधि प्रयोग होती है, या संधि के निर्माण में जिन स्वरों का प्रयोग होता है, या जिन स्वरों का प्रयोग संधि के विच्छेद करने में प्रयोग किया जाता है। तो जो संधि से संबंधित होंगे संधि स्वर, और जो मूल स्वर है वो मूल स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से आपके? सिंपल सा सर बता दीजिएगा। आ, उसके बाद ई, उसके बाद उ, उसके बाद री। ये सारे के सारे क्या है? आपके मूल स्वर है। इसके अलावा आपको बोलेगा संधि स्वर कौन है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जो बच गए वो संधि स्वर होंगे। बड़ा वाला आ, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला उ, उसके बाद ए, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, और उसके बाद औ। ये सारे के सारे क्या है? संधि स्वर है। टोटल कितने होते हैं? 11। तो 4 इधर आ गए और 7 उधर आ गए। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं हम, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मूल स्वर कितने हैं, संधि स्वर कितने हैं, किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। सर क्या इसमें और भी पॉइंट आ सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और पॉइंट हमने सीखना है कि संधि स्वरों को भी 2 भागों में बांटा जाता है, और एक पॉइंट होता है आपका जिसको आप लोग बोलते हैं सजातीय स्वर। मैं आपको कह रहा हूं, आप ऐसा पढ़िए कि आप पढ़ा सको, और हिंदी की इससे बेहतरीन क्लास आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगी, ये हम गारंटी देते। आप बस नोट्स बनाइएगा, आप एक बार स्वरों को पढ़ लीजिएगा, स्वरों के प्रकार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आपको स्वरों के जितने भी क्वेश्चन होंगे स्वरों के बिहाफ पे वो सारे आपसे लग जाएंगे। बस शर्त है आपने ये 30-35 मिनट का लेक्चर पढ़ा हो ध्यान से। सजातीय स्वरों के बाद एक और स्वर आप पढ़ते हैं जिनको बोला जाता है विजातीय स्वर। तो आपसे कभी क्वेश्चन सजातीय स्वर और विजातीय स्वरों के बिहाफ पे पूछा जाएगा, आप कर पाओगे? यस। सजातीय स्वर क्यों याद करेंगे हम? सजातीय बोले तो समान जात, और विजातीय बोलेगा तो अलग अलग जात। तो जो सेम सेम से बना होगा सजातीय स्वर, और जो अलग अलग से बना होगा उसे विजातीय स्वर कहेंगे। सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और डिटेल में बता दीजिएगा, सजातीय स्वर किसे कहते हैं, विजातीय स्वर किसे कहते हैं। तो उसको समझने के लिए अगर आप देखोगे तो संधि स्वरों को 2 भागों में बांटता हूं। जैसे मैं बांटूंगा आ, जैसे मैं बांटूंगा ई, और जैसे हमने देखा होगा उ। तो जो ये बड़ा वाला आ है, कभी आपने पढ़ा होगा तो बड़ा वाला आ कैसे बनता है? 2 आ के मिलने से। बड़ा वाला ई कैसे बनती है? 2 ई के मिलने से। और बड़ा वाला उ कैसे बनता है? 2 उ के मिलने से। अभी तो मैंने सिंपल से लिखा है, 2 उ मिलने से बड़ा वाला उ बनता है, 2 ई के मिलने से बड़ा वाला ई बनता है, 2 आ से बड़ा वाला आ बनता है। यह मैटर नहीं करता कि यह छोटा आ है, बड़ा आ है, दोनों छोटे हैं, दोनों बड़े हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। मैटर नहीं करेगा छोटी ई है छोटी ई है, दोनों बड़ी होंगी तब भी बड़ी ई बनेगी, एक छोटी एक बड़ी होगी तब भी बड़ी ई बनेगी। बस 2 ई होने चाहिए। जब कभी 2 ई मिल जाएंगे ना, क्या बनेगा? बड़ी वाली ई। जब कोई 2 आ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा वाला आ। तो देखो ये समान तो है ये समान तो है, तो इसीलिए इन्हें सजातीय स्वर कहेंगे। और जब ये है हमारे पास विजातीय स्वर ए, आई, ओ, औ, तो ये किससे बनते हैं सर बता दो? तो ए का निर्माण होता है आ प्लस ई के मिलने से ए बनता है, और ये आई किससे बनता है? आ प्लस ए के बनने से आई बनता है। ओ कैसे बनता है सर? आ के बाद अगर उ आ गया तो ओ बनता है, और आ के बाद अगर ओ आ गया तो बड़ा वाला ओ बन जाता है। सर समझ में नहीं आया तो एक बार आप समझ लीजिएगा बच्चों, जब कभी आ प्लस ई का संगम होता है तो आ के बाद ई आने से हमेशा ए का निर्माण होता है। यह हिंदी का रूल है। तो ये एक प्रकार का स्वर है और 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बन रहा है, इसीलिए तो इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। अलग अलग जाति से मिलकर एक नया स्वर बनता है, तो ये विजातीय स्वर है। और यहाँ पे आपने देखा होगा सेम सेम मिलने से सेम स्वर बनता है, सेम सेम मिलने से सेम स्वर बनता है, इसीलिए तो इनको सजातीय स्वर कहते हैं। तो विजातीय स्वर क्या होंगे? जो अलग अलग से बनते हैं।
अब मुद्दा ये है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वरों को सर संधि स्वर क्यों कहते हैं? तो सिंपल सा लॉजिक है ना, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे जो भी मैंने ये लिखा है तो ये किसका एग्जाम्पल है, जो भी चीज़ें मैंने ये लिखी हैं तो ये किसी एक चीज़ का एग्जाम्पल है, और किस चीज़ का एग्जाम्पल है उसको समझने के लिए देखिएगा। तो ये एक संधि का एग्जाम्पल है, और कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। दीर्घ संधि में यही चीज़ें आती है, इसीलिए ये संधि स्वर है। अब बाकी जिस दिन दीर्घ संधि पढ़ाऊंगा उस दिन ये चीज़ें रिमाइंड हो जाएगी। सर ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ना, तो ये किसी संधि का एग्जाम्पल है, और ये है गुण संधि का एग्जाम्पल। तो ये गुण संधि में यूज किए जाते हैं। और सर ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? तो ये दोनों भी एग्जाम्पल है, और ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? तो ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का एग्जाम्पल है? तो ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। तो ये वृद्धि संधि में आपके प्रयोग किए जाएंगे, ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो भाई ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, ये गुण संधि के एग्जाम्पल, ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल, तभी तो इनको संधि स्वर कहते हैं। तो संधि स्वरों को व्युत्पन्न स्वर कहते हैं। असंधि स्वरों को भी दो भागों में बांटा जाता है, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर किन्हें कहेंगे? जो समान जाति से बनेगा, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल। विजातीय स्वर किन्हें बोलेंगे? जो अलग अलग से बनेगा। अलग अलग से दो संधियां बनती है, गुण संधि भी बनती है और वृद्धि संधि भी बनती है। तो गुण संधि और वृद्धि संधि किन स्वरों का एग्जाम्पल है? विजातीय स्वरों का एग्जाम्पल है। तो होपफुली पहला प्रकार जो है, यह पहला प्रकार आपकी समझ में आया होगा, कैसा कैसा तोड़ना है और कैसा कैसा नहीं तोड़ना है। हिंदी में कुछ भी चीज़ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है और प्लीज़ आप पढ़ना चाहते हो, हिंदी के नोट्स बनाना चाहते हो, अगर आप चेंजेस देखना चाहते हो आपके हिंदी में, और खासकर अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बिना हिंदी के जॉब लगना पॉसिबल नहीं है। एक बार प्लीज़ भरोसा करिएगा और हिंदी को पढ़िएगा, लाइन से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैंने नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके पूछोगे तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा, आपको वहाँ पे भी बता दिया जाएगा। तो दूसरा प्रकार हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? अभी तो हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे? उच्चारण के आधार पर स्वरों को बांट रखा है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला स्वर होता है, आपने बचपन से पढ़ा है, ह्रस्व स्वर। उसके बाद आपसे दूसरा प्रकार का स्वर आता है, ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, दीर्घ स्वर। उच्चारण के आधार पर एक तीसरा प्रकार का स्वर आता है जिन्हें कहा जाता है प्लुत स्वर। तो इनको याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है, आ, ई, उ और री। बाकी जो बच गया वो दीर्घ स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है। ह्रस्व मतलब होता है कम, तो उनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उनको बोलते हैं दीर्घ स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता है उनको कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर स्वरों से अलग होते हैं। जैसे कि अगर कभी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं ओम, तो जो ऊ था उसको हमने बहुत लंबा प्रोनाउंस कर दिया, तो इस प्रकार के स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। कभी हम बोलेंगे जय श्री राम, तो हम ऐसे लिख देते थे एस वाली आकृति, तो ये आकृतियाँ, ये चीज़ें प्लुत स्वर कहलाती हैं। नॉर्मली दो ही प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। मैंने टोटल 11 स्वर आपको लास्ट स्लाइड में भी लिखा है, तो जो बच जाएंगे ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। बड़ा वाला आ, बड़ा वाली ई, बड़ा वाला ऊ, सो ऑन, आगे आप लिख ही लोगे क्या है क्या नहीं है। तो स्वर उच्चारण के आधार पर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, कितने प्रकार के? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और प्लुत स्वर किसे कहेंगे? जब किसी स्वर को बहुत लंबा प्रोनाउंस कर दिया जाता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ेगा। क्या इन स्वरों के कुछ और भी नाम है? वर्डिंग चेंज होगी पेपर में, क्वेश्चन का लाइन चेंज होगी, लैंग्वेज चेंज होगी, तो ध्यान रखना जहां पर भी आप ह्रस्व स्वर लिखोगे तो वहां पे आप एक पॉइंट लिख लीजिए। ह्रस्व स्वरों को एक और पॉइंट कहते हैं, इनको कहा जाता है, ह्रस्व स्वरों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, एक मात्रिक स्वर। तो कभी क्वेश्चन आएगा आपके पास, एक मात्रिक स्वर कौन है, एक मात्रिक स्वर कितने हैं, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो आप ये ना बोलिएगा कि हमें सर ने नहीं पढ़ा है,
तो जो ह्रस्व स्वर है उन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, दीर्घ स्वरों को एक वर्ड यूज किया जाता है और वो होता है द्विमात्रिक स्वर। तो कभी क्वेश्चन आएगा द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो आप ये ना बोलेंगे हमको नहीं पढ़ाया गया है, या इसके अलावा आपको बोलेंगे त्रिमात्रिक स्वर। तो ध्यान रखिएगा, इनका एक एक वर्ड और एक एक लाइन और एक एक क्वेश्चन और भी बनता है। एक मात्रिक स्वर कौन कौन से, द्विमात्रिक स्वर कौन से, त्रिमात्रिक स्वर कौन से। आपको 4 ऑप्शन देंगे, फिर पूछा जाएगा एक मात्रिक स्वरों को ढूंढिए, 2 मात्रिक स्वरों को ढूंढिए या 3 मात्रिक स्वरों को ढूंढिए। तो होपफुली आपकी ये बात समझ में भी आई होगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो स्वरों के 2 प्रकार हमने पढ़ लिए, उच्चारण के आधार पर भी स्वरों को पढ़ लिया है और इससे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर भी स्वरों को पढ़ा था। कोई चीज कंफ्यूजन होती है, दिक्कत होती है, आप जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आधार है हमारे पास स्वरों का तीसरा प्रकार हमारे पास जो हम स्वर पढ़ने वाले हैं, जीभ के आधार पर स्वर। क्या जीभ के आधार पर भी स्वरों को बांट रखा है? यस, जीभ के आधार पर भी स्वरों को बांट रखा है। जीभ के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांट रखा है। पहला स्वर होता है अग्र स्वर। जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भागे? 3 भागे, अग्र स्वर। दूसरा प्रकार है मध्य स्वर और तीसरा प्रकार है पश्च स्वर। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन तो यही बनेगा ना कि अग्र स्वर कितने हैं, या मध्य स्वर कितने हैं, या पश्च स्वर कितने हैं। ये किसको कहते हैं याद नहीं करना है आपको। अग्र का मतलब क्या होता है? अग्र का मतलब होता है आगे। तो जिन स्वरों को बोलते समय, जिन स्वरों का प्रोनाउंस करते समय हमारी जीभ आगे आती है, ये अग्र स्वर। देखो अगर हम नॉर्मल मुंह बंद करके खड़े रहेंगे, चुप रहेंगे ना, तो हमारी जीभ की जो लोकेशन होती है, नीचे वाले जो दांत है, दांत की पाली के पीछे होती ऐसे। अगर हम चुप खड़े, अगर चुप मुंह बंद के रहोगे आप ऐसे, तो हमारी जो, एक मिनट, हाँ, अगर हम चुप रहेंगे खड़े मुंह बंद करके, तो हमारी जो जीभ होती है वो नीचे पाली वाले दांतों के पीछे खड़ी रहती है बेसमेंट में ऐसे। मगर हम कुछ स्वरों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जीभ वहां से आगे आ जाती है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जब हमारी जीभ एज इट इज वहीं पे रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और जिसका प्रोनाउंस करते समय हमारी जीभ इससे भी पीछे चले जाती है, इसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3। तो कौन कौन से ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ अपनी लोकेशन से आगे आ जाती है? तो 4 ऐसे शब्द है, और वो 4 कौन कौन से शब्द है वो ध्यान रखिएगा। ई ई ए आई। तो 4 शब्द है ई ए आई। तो अगर आप इनका उच्चारण करोगे ई ए आई, तो जीभ दांतों से भी आगे आ रही, तो अग्र स्वर। मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मध्य स्वरों की संख्या 1 ही होती है, अब वो होता है छोटा वाला आ। अगर आपने ये बोलोगे अ, लगभग अगर आप जीभ मुंह बंद के रहोगे, आ का प्रोनाउंस करोगे अ, तो जीभ बहुत कम हिलती है। जहां पे जीभ की लोकेशन क्या आती है? जीभ लगभग उधर ही है, बीचों बीच में, ना आगे जाती ना पीछे जाती। ना आगे नहीं जा रही तो अग्र स्वर भी नहीं है, पीछे नहीं जा रही तो पश्च स्वर भी नहीं है। तो जीभ को अ को क्या बोलेंगे? मध्य स्वर। इसके अलावा कुछ भी बच जाता है वो सारे आंसर आपका क्या हो जाता है? आ, उ, ए, सॉरी, ओ, औ, आप इनको लिख सकते हैं। तो जीभ के आधार पे स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर किन्हें कहेंगे? जिनको बोलते समय जीभ आगे आती है। ये कितने होते हैं टोटल? ये 4 ही होते हैं। अब मध्य स्वर कितने होते हैं? 1 ही होता है। बाकी टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। 4 1 5, तो बचे कितने? 6। ये क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि क्या मुद्दा है क्या मुद्दा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बातें समझ में आ रही होगी। अगला आधार क्या है? तो चौथा टाइप है होंठ के आधार पर। क्या स्वरों को होंठ के आधार पर भी बांट रखा है सर? यस, स्वरों को होंठ के आधार पर भी बांट रखा है। और जब स्वरों को होंठ के आधार पर बांट रखा है तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो होंठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के स्वरों को बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर, एक प्रकार के होते हैं वृत्तमुखी स्वर, और एक प्रकार के स्वरों को बोला जाता है
अव्रतमुखी स्वर। ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बाकी कुछ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट, बहुत आसान चीज़ें हैं हिंदी। व्रत का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो। व्रत का मतलब होता है सर्कल, गोला। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ हमारे राउंड शेप में आ जाते, जैसे लड़कियां सेल्फी खींचते समय पाउट बनाती है ना, वैसी। तो जब हमारे होंठ राउंड सर्कल में आ जाते, गोले वाले सर्कल में आ जाते, व्रत वाले सर्कल में आ जाते, उनको व्रतमुखी कहते हैं। जब हमारा मुख व्रत बन जाता है, और जब हमारा मुख व्रत नहीं बनता, गोल नहीं बनते, उनको अव्रतमुखी कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो होंठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2। जब उच्चारण करते समय क्या बन जाएंगे? गोल, तो व्रतमुखी। जिनका उच्चारण करते समय नहीं बनेंगे, अव्रतमुखी। एक ही तो आपको याद करना है, और आप एक याद कर लीजिएगा ना फ्रेंड। अब वो कौन सा वाला याद कर लीजिएगा? व्रतमुखी। तो ऊ, बड़ा वाला ऊ, और इनसे मिलके क्या बनता है? ओ, और बड़ा वाला ओ। अगर आपने ये याद कर लिया, इनकी संख्या कितनी है? 4, और इसके अलावा जो बच गए 7, वो क्या होंगे? सारे के सारे अव्रतमुखी हैं। तो सिंपल सा है, होंठों के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार है? सर जी 2 प्रकार है। कौन कौन से? व्रतमुखी, अव्रतमुखी। व्रतमुखी स्वर कितने हैं? 4। अव्रतमुखी स्वर कितने होंगे? 7। व्रतमुखी किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय स्वर, हमारे जो होंठ होते हैं वो राउंड हो जाते, सर्कल बना देते, व्रत बना देते, उन्हें व्रतमुखी कहते हैं। और जिनका उच्चारण करते समय व्रत नहीं बनता, उसे अव्रतमुखी कहते हैं। और कुछ भी तो नहीं है। कितना सिंपल है। समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही है? ये कमेंट में आप बताइएगा। कोई भी चीज़, स्वरों का कोई भी प्रकार समझ में नहीं आता, आप कमेंट में बताना। पूरी हिंदी के बारे में अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, आप कमेंट में मैसेज में करके बताइएगा, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। हिंदी का अगला टाइप है वर्ण स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण के आधार पर नहीं, उच्चारण के आधार पर पहले भी पढ़ चुके हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण की प्लेस के आधार पर, जगह के आधार पर, कि किस स्वर को कहां से उच्चारित किया जाता है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार यहां पे लिखे हैं। तो पहला प्रकार है कंठ्य, दूसरा प्रकार है तालु, तीसरा प्रकार है ओष्ठ, चौथा प्रकार है कंठ तालु, पांचवा प्रकार है कंठोष्ठ। तो क्वेश्चन आएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 5 भाग है? ये है कंठ तालु, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कंठ बोले तो हमारे गले का प्रयोग किया जाता है, गले का इस्तेमाल किया जाता है, कंठ्य। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे तालु का इस्तेमाल होता है, तालव्य। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होंठों का इस्तेमाल होता है, ओष्ठ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कंठ का भी यूज होता है, बोले तो गले का भी, और तालु का भी यूज होता था, कंठ तालु। और जिन स्वरों का उच्चारण करते कंठ का भी यूज होता है और ओष्ठ का भी यूज होता है, उन्हें क्या बोलेगा? कंठोष्ठ। सिंपल तो है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? आपने बताना है 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से वो 5 भाग है। तो जो कंठ होते हैं, कंठ स्वर 2 होते हैं, एक होता आ और एक होता आ। तो अ और आ जो बड़े बड़े हो, छोटा आर बड़ा आ होता है आपका, इनका उच्चारण अगर आप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जो साउंड आ रही है वो गले से आ रही है, अ आ, गले से। और गले को क्या बोला जाता है? कंठ। अगर आपसे पूछा तालु, तो तालु वाले स्वरों की नाम बता दीजिएगा स्वर। तो यस, उनका नाम है ई और ई। अगर आप ई का उच्चारण करोगे, ई को बोलोगे, प्रोनाउंस करोगे, तो हमारे तालु का इस्तेमाल हो रहा है। जीभ तालु पे टच होने के लिए जा रही, ई क्या तालु के नजदीक जा रही है। तो ये हो गया तालव्य। इसके अलावा आपको ओष्ठ बोलेगा फ्रेंड, तो ओष्ठ में आपको 2 स्वर याद करने, ऊ और। आप देखोगे ऊ का उच्चारण अगर आप करोगे तो आपके होंठ राउंड शेप में भी आ रहे हैं और होंठों का इस्तेमाल हो रहा है ऊ। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ओष्ठ। ओष्ठ बोले तो होंठ। तो भाई कंठ कितने? 2। तालव्य कितने? 2। ओष्ठ कितने? 2। पूछा जाएगा आपसे, यहां से 4 ऑप्शन में आएंगे, एक तालव्य आएगा, एक कंठ आएगा, एक ओष्ठ आएगा, एक कुछ और आएगा। बोलेगा कौन सा तालव्य है, कौन सा ओष्ठ है, कौन सा दंत्य है, आप कर पाओगे? अब ये देखिए ना, कंठ तालु। कंठ तालु किसको कहेंगे? कंठ तालु उसको कहेंगे जिसमें कंठ गले वालों का भी यूज होगा और तालु तालव्य वालों का भी यूज होगा। आपको याद नहीं करना, आपको बुद्धि का प्रयोग करना है। कंठ वाले कौन कौन से आप मुझे बता दोगे? कंठ वाले सर आपने लिखाया है, अ और आ होता है।
उसके बाद तालु वाले कौन है सर? आपने लिखा रखा है तालु वाले जो है वो ई और ई है, ये आपने पढ़ा रखा है सर। आर आ कौन से वाले होते हैं? आर आ कंठ वाले होते हैं, और ई है, ई सर आपने बोला ये तालु वाले होते हैं। तो कंठ तालु किसे बोलेंगे? जिसमें आ का भी प्रयोग और ई का भी प्रयोग हो। और कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, आ और ई के मिलने से क्या बनता है? आ और ई के मिलने से क्या बनता है? ए बनता है। आ और ई के मिलने से क्या बनता है? ए बनता है। तो ए आई अगर आपसे पूछा जाएगा ए और आई, तो ये किसका प्रयोग से बोले जाते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु। ए आई किससे बनते हैं? इससे बनते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। इसके अलावा कंठोष्ठ में क्या आएगा? तो कंठोष्ठ में क्या आ जाएगा? ओ और अवु क्या आ जाएगा? कंठोष्ठ में आ जाएगा, क्योंकि इनका उच्चारण किससे होता है? आ प्लस ऊ से होता है। और आपने पिछली वाली स्लाइड में भी पढ़ा होगा, देख रहे होंगे, ऊ क्या है? ओष्ठ है, और आ क्या है? कंठ है। तो इसी को क्या बोलेंगे? कंठोष्ठ बोलेंगे। वेरी वेरी सिंपल है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझोगे तो ये होते आ, ये गले से बोले जाते हैं। ई तालु से बोले जाते हैं, जीभ तालु पे टच होने के लिए जाती है। ऊ हमारे होंठों का प्रयोग होता है। और आ प्लस ई से बनता है ए, तो आ होता है कंठ, ई होता है तालु, तो इन्हें बोलते हैं कंठ तालु। आ प्लस ऊ से बनता है ओ, और आ होता है कंठ और ऊ होता है ओष्ठ, तो इन्हें बोलते हैं कंठोष्ठ। यहाँ से सबसे ज़्यादा पेपर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं। होपफुली आप कर पाओगे। तो आज हमारी हिंदी की पहली क्लास थी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस हिंदी की क्लास में कोई भी समस्या और कोई भी प्रॉब्लम होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या और कोई भी प्रॉब्लम है, जिसने 30 से 35 मिनट मुझे दिए हैं, तो आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं, आपकी समस्या का निराकरण कराया जाएगा। ठीक है, आज हमने पढ़ा स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, मात्राएं कितनी होती है, कुल स्वर कितने होते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वरों के प्रकार। होंठ के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे सारी तरीके से मैंने स्वरों के प्रकार आपको बता दिए। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे। आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन कौन कौन से होते हैं। और फिर एक और क्लास हम रखेंगे जिसमें हम MCQ जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं, या कुछ वन लाइनर क्वेश्चन स्वरों और व्यंजनों के बिहार पे जो छूट गए होंगे, फिर आपका स्वर कंप्लीट हो जाएगा, व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा, वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। प्लीज़ जो भी बच्चे ने हिंदी पहले पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, नोट्स बनाना शुरू करिएगा। आपको हिंदी के ऐसे ऐसे फैक्ट समझ में आएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आज की क्लास को करते हैं यहाँ पे समाप्त। तो आज था स्वर किसे कहते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी व्यंजनों की।